क्या आप तेली वंश से हैं और क्या आप साहू या साव, राठौर या इस तरीके के अलग अलग सरनेम यूज़ करते हैं? क्या आपको तेली वंश का इतिहास पता है कि कब कैसे चालू हुआ है, कहाँ से इसका चीज़ें जो हैं वो बढ़ी है? अगर नहीं तो ये पूरा एपिसोड आपके लिए है। आज हम इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं तेली वंश के संपूर्ण इतिहास के ऊपर। नमस्कार, मैं हूँ योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं सर्व तेली मंच का एक आयाम, हमारा ये यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो अतिथि हैं प्रोफेसर घनाराम साहू जी। आप CSVTU छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एज अ रजिस्ट्रार आप काम कर चुके हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और प्रोफेसर तो है ही। आपका सामाजिक चिंतन बहुत ही गंभीरता पूर्वक रहा है और साहू समाज और विभिन्न राजनीतिक जो समीक्षा है, जो शोध है, उसमें आप बहुत ही महारत एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपको प्राप्त है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे शो पर। और जैसा कि हमारा विषय है, हम जो चर्चा कर रहे हैं आज, वो है तेली वंश के ऊपर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे अधिकतर जो लोग हैं, हम लिखते तो हैं साहू और हम बोलते भी हैं कि हाँ हम तेली समाज से हैं, तेली वंश से हैं, बट अमूमन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो हम आपसे वो जानना चाहेंगे। जी देखिए, यदि हम भारत के प्राचीन वाङ्मय की ओर जाएं तो जो 4 वेद बताए गए हैं, उन वेदों में कहीं कहीं पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन जातियों के उत्पत्ति विकास की कोई उल्लेख नहीं मिलते। पश्चात के जो ग्रंथ हैं, खास करके रामायण है, रामायण में भी जातियों की उत्पत्ति के बारे में कोई विवरण नहीं है। महाभारत में कुछ जातियों के उद्भव और विकास का वर्णन मिल जाता है और कहा जाता है कि जिस काल में महाभारत ग्रंथ की रचना हुई, उस काल में एक मानव धर्म शास्त्र नाम का एक वृहद ग्रंथ था, जिसमें भारतीय समाज के रीति रिवाज और परंपराओं का विस्तृत विवेचना था और उसी मानव धर्म शास्त्र के कुछ नीतियों को महाभारत में समाहित किया गया। महाभारत में एक दार्शनिक पात्र का उल्लेख आता है, धर्मात्मा तुलाधर जी। तुलाधर के बारे में कहा जाता है कि वे द्रव्य के व्यापारी थे। सामान्यतः द्रव्य का आशय यहाँ तेल, घी इत्यादि से लिया जाता है। चूंकि महाभारत में उनको तुलाधार वैश्य कहा गया है, इसलिए अब का साहू समाज उन्हें अपना पूर्वज मान लिया है। इस महाकाव्य काल के बाद, ईस्वी सन के पहले सातवाहन राजाओं का कार्यकाल आया। सातवाहन राजाओं के कार्यकाल में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जिसको आज हम चेंबर ऑफ कॉमर्स के नाम पे जानते हैं। अच्छा। उस समय उनको श्रेष्ठी कहा जाता था, श्रेष्ठियों का श्रेणी, श्रेष्ठी। तो तैलिक श्रेणियों का उल्लेख है और वो तैलिक श्रेणी धनवान व्यापारियों का था, जहां उस गिल्ड में बड़े बड़े राजा अपने धन का निवेश किया करते थे। तो कहा यह जा सकता है कि सातवाहन राज्य के राजत्व काल के आते तक तेली जाति का उद्भव और विकास हो चुका था। अब सवाल ये उठता है, इस बीच में चर्चा स्वाभाविक रूप से आ जाती है मनुस्मृति की। कहा जाता है कि मनुस्मृति की रचना भी महाभारत और रामायण के समकालीन है। कुछ लोग उसको 4वीं सदी की रचना मानते हैं। मनुस्मृति में विभिन्न जातियों के उत्पत्ति का उल्लेख तो है, लेकिन तेली जाति के उत्पत्ति का उल्लेख नहीं है। फिर भी इतना उल्लेख अवश्य मिलता है कि तब के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को ही तिलहन की खेती और तेल के व्यापार की अनुमति थी और तब इस कार्य को शुद्ध धर्म कार्य कहा जाता था। कालांतर में जो मनुस्मृति के भाष्य आए, उसमें भाष्यकारों ने शुद्ध धर्म कार्य शब्द को बदलकर शूद्र धर्म कार्य कर दिया, जिससे समाज में यह संदेश गया कि जो तिलहन और तेल का व्यवसाय करते हैं वो अपवित्र कार्य करते हैं, इसलिए वे शूद्र हैं। अच्छा। इसके बाद में जो ईस्वी सन के बाद गुप्त काल का दौर शुरू होता है, तो गुप्त काल में अनेक धनाढ्य तेली व्यापारी हुए
जैसे ग्वालियर का तेली का मंदिर से लेकर अनेक संरचनाएं हैं। नालंदा के प्रवेश द्वार में का जो निर्माता थे वो तेलाधक श्रेणी ही थे, तेली जाति के ही थे, और वहां पर जो उसे एक तेली व्यापारी ने बनवाया था, इसलिए लोग उत्साह में गुप्त वंश को तेली वंश का बताते हैं। इसी तरह से प्राचीन इंदौर, जिसे इंद्रपुर कहा जाता है, वहां एक सूर्य मंदिर था। उस सूर्य मंदिर में अखंड ज्योत जलाने का कार्य जीवंता नाम के श्रमिक को सौंपा गया था, जो तेली जाति के थे। इससे ये प्रमाणित होता है कि गुप्त काल में तेलिक समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी और ये सार्वजनिक हितों में जन कल्याण के कार्यों में ये संलग्न थे। जी प्रोफेसर सर, ये तो अभी गुप्त काल तक हम पहुंचे हैं, उसके बाद फिर ये सामाजिक जो कैसे क्रम जो है वो आगे बढ़ा? देखिए, इतिहास में यह बात प्रमाणित है कि गुप्त काल भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल था। हाँ। भारत के लोग व्यापार में, कला में, संस्कृति में चहुमुखी प्रगति कर रहे थे। निसंदेह तब तेलिक समाज के लोग समाज के शिखर पर थे, विकास के चरम अवस्था पर थे। गुप्त काल के पराभव के बाद गुप्त साम्राज्य के बिखर जाने से भारत में अनेक छोटे छोटे राजा महाराजे हो गए। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ के बस्तर का दक्षिण बस्तर राज्य जो बोलते हैं, वहां नलवंशी राजा या नागवंशी राजा सोमेश्वर देव हुए 11वीं-12वीं शताब्दी में। राजा सोमेश्वर देव के कार्यकाल का एक शिलालेख कुरुसपाल नाम के स्थान पर मिला है और उस शिलालेख में सोमेश्वर देव के राज्य क्षेत्र के भीतर जो विभिन्न जातियों का जो मंडल था, उन मंडलों में से एक मंडल तेलीवाड़ा भी था। अब तेलीवाड़ा के नाम पर मंडल था, इसका मतलब कि दक्षिण बस्तर में तेलिक समाज तब समृद्ध समाज रहा होगा, प्रगतिशील समाज रहा होगा, तब जाके उसका शिलालेख में उल्लेख हुआ है। दूसरा प्रसंग राजिम से जुड़ा हुआ है। यद्यपि राजिम में जगपाल देव का जो शिलालेख मिला है उसमें तेली जाति का कोई उल्लेख नहीं है। राजिम भक्तिन माता का भी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र में प्रचलित किंवदंतियां हैं, जनश्रुतियां हैं, उसके अनुसार से राजिम भक्तिन माता को जो विग्रह चित्रोत्पला के संगम में मिला था, विग्रह पर राजिम लोचन मंदिर का निर्माण हुआ है। और राजिम लोचन मंदिर के निर्माण के बाद जिस स्थान पर राजिम भक्तिन माता निवास करती थी, वहां 13वीं सदी में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण हुआ है, जो पुरातात्विक अवशेष के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। राजीव लोचन एक अलग मसला है, ये अलग मसला है। राजिम तिलिन माता का पृथक मंदिर है, जिस मंदिर को हम लोग राजिम लोचन मंदिर कहते हैं और दूसरे लोग राजीव लोचन मंदिर कहते हैं, वह वास्तव में नलवंशी राजा विलास तुंग द्वारा 7वीं सदी में बनाया हुआ नारायण मंदिर है। 7वीं सदी में, और 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के आते तक उस मंदिर में समय समय पर परिवर्तन होते रहा है। जगपाल देव का प्रकरण सन 1145 का है, यानी 12वीं सदी का है, और 12वीं सदी की कहानी राजिम तेलिन से जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12वीं सदी तक छत्तीसगढ़ में भी तेली समाज की स्थिति बड़ी सुदृढ़ थी। दूसरा प्रसंग इसके बाद का मिलता है अकबर के काल का। अकबरनामा में उल्लेख मिलता है कि मुंगेर में कोई तेली राजा थे, जिसका मुख्यालय तेलियागढ़ ही था। ये अकबर मतलब उत्तर सम्राट अकबर दिल्ली के बादशाह, उनके समकालीन मुंगेर में कोई तेली राजा थे जिनका मुख्यालय तेलीगढ़ ही था। फिर मुगल काल के बाद में आप आ जाइए अंग्रेजों के काल में या मराठों के काल में, तो मराठों के काल में महाराष्ट्र में एक प्रसंग आता है कि तेलिन ताई नामक एक वीरांगना महिला हुई, जिसने किसी मराठा सूबेदार के विरुद्ध घनघोर युद्ध किया था। तो वह महिला किसी सामंत की पत्नी थी, जिसका मतलब कि महाराष्ट्र में तेली समाज के लोग राजकीय कार्य में भी संलग्न थे। फिर प्रसंग आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के शुरुआती दौर का। तो बंगाल में कासिम बाजार नाम की स्थान है, उस कासिम बाजार में वस्त्रों के एक व्यापारी नंदी हुआ करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया और अकुत धन अर्जित किया, और उस धन से उन्होंने कासिम बाजार राज्य को खरीद लिया और कांता बाबू नाम के व्यक्ति ने राजा का पदवी धारण किया।
तो यह भी कह सकते हैं कि पूर्व से लेकर अंग्रेज काल तक तेली समाज की स्थिति अलग अलग स्थानों में काफी प्रतिष्ठापूर्ण थी। छत्तीसगढ़ में तो थी ही। आजादी के लड़ाई के दौर में भी हम देखते हैं कि सन 1857 में छत्तीसगढ़ के लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भीषण विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व सोना खान के वीर नारायण सिंह, संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय और खोलागढ़, जिसको हम खरियार राज्य बोलते हैं, वहां के लाल सिंह माझी कर रहे। लाल सिंह माझी को 1860 में गिरफ्तार कर काला पानी से भेजा गया। तो लाल सिंह माझी के साथ चैत शाह नाम के एक क्रांतिकारी को भी भेजा गया था। चैत शाह कहा जाता है कि वो चैत शाह तेली वंश के ही थे। अब आ जाइए आप 1922 के जंगल सत्याग्रह पर। जंगल सत्याग्रह का जनक छत्तीसगढ़ ही है, जो सिहावा नगरी के जंगल में उत्पन्न हुआ, वहीं से उसका प्रसार हुआ। जनवरी 1922 में श्यामलाल सोम के साथ उनके 32 सत्याग्रहियों ने उस सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। उस सत्याग्रह में जिन 32 लोगों को 6 महीने से लेकर 2 वर्ष के कैद की सजा हुई थी, उसमें 5 साहू समाज के थे। 1922 से लेकर 1930 तक यह सत्याग्रह छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन छत्तीसगढ़ के आसपास मंडला से लेकर वर्धा तक जंगल सत्याग्रह का फैलाव हुआ था। और 1930 में रुद्री में, राजिम के पास कौंदकेरा में, महासमुंद के पास तमोरा में, महासमुंद तहसील में ही सलियागढ़ में, कौड़िया जमींदारी में, फिर उधर सारंगढ़ में, इन अनेक स्थानों पर सत्याग्रह हुए थे। और उस सत्याग्रह में जो 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उस 200 में लगभग 25 साहू समाज के थे, जिसमें से कौड़िया सत्याग्रह के एक युवा लक्ष्मी नारायण तेली की पुलिस ने बेदम पिटाई करी थी और लक्ष्मी नारायण तेली शहीद हो गए थे। इस प्रकार 1930 तक साहू समाज की छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भागीदारी थी। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि तब तेली समाज में उपनाम लिखने की परंपरा नहीं थी। वो सीधा सीधा अपनी जाति तेली ही लिखा करते थे। उसके बाद ही आजादी के आसपास के दौर में साहू लिखना प्रारंभ किए। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है कि 1904 में फैजाबाद के साहू महासभा द्वारा जाति वर्ण निर्धारण समिति हुआ करता था उत्तर भारत में, जो विभिन्न जातियों को वर्ण का अन्वेषण कर निर्धारित कर बताती थी। उस समिति के सामने आवेदन प्रस्तुत किया गया कि हम जो फैजाबाद के साहू लोग हैं, तेली लोग हैं, वो शूद्र वर्ण के नहीं वरन हम वैश्य वर्ण के हैं। उस आवेदन के सुनवाई हुई, उसमें निर्णय का स्थिति भी पहुंचा, लेकिन आवेदकों और उस समिति के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हुआ और वर्ण में शामिल किए जाने का निर्णय तब नहीं लिया जा सका। यद्यपि जाति वर्ण या धर्म निर्धारण समिति ने बाद में तेली जाति को वैश्य वर्ण के समकक्ष माना था। शायद उस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप 1911 में बनारस में अखिल भारतीय स्तर पर तेलिक समाज का सम्मेलन बुलाया गया। वहां से तेली समाज का संगठन प्रारंभ हुआ। उसका असर छत्तीसगढ़ में पड़ा। 1915 में धमतरी के तत्कालीन तहसीलदार जगत राम देवान जी ने तब के साहू समाज के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई। तब के प्रमुखों को, जो ग्रामीण क्षेत्र में 8 गांव 10 गांव के पीछे जो मुखिया होते थे, उनको कुरहा कहा जाता था। और जो जमींदारी क्षेत्र के बाहर खालसा क्षेत्र होते थे, जो पहले किसी समय किसी जमींदारी का हिस्सा हुआ करता था, वहां समाज के जो मुखिया होते थे उनको मंत्री कहते थे, कहीं कहीं पे राजा भी कह देते थे। तो उस समय तेली समाज के जो राजा, मंत्री या पुरहा हुए, उनको स्वर्गीय जगत राम देवान जी ने धमतरी में एकत्र किया और छत्तीसगढ़ में संगठित साहू समाज की नींव रखी। बाद में जगत राम देवान जी दुर्ग में स्थानांतरित हो गए। दुर्ग में उन्होंने द्वितीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस प्रकार जगत राम देवान जी 1915 से लेकर 1935 तक साहू समाज को संगठित करने में जुटे रहे। 1935 के बाद दूसरा युवा नेतृत्व आया। वो 1945 तक 1946 तक काफी प्रयास किए और 1946 में रायपुर में प्रदेश स्तर पे बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें रायपुर में हुआ था। अच्छा। जिसको आज सप्रे स्कूल ग्राउंड बोलते हैं, वहां हुआ था। ठीक। और वहां रविशंकर शुक्ल जैसे उस समय के सेनानी उस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे।
फिर आजादी के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में 3 साहू समाज के विधायक चुने गए थे। श्री ताराचंद साहू कुर्द से, दाऊद तिलोचन जी भिलाई से और रामकृष्ण राठौर जी जांजगीर से। साहू संगठन का विस्तार हुआ और 1961 में ग्वालियर में इसका पंजीयन किया गया प्रांतीय स्तर के कार्य क्षेत्र का। तब स्वर्गीय ताराचंद जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे 1961 में। 1961 में तो 33/61 1961 का ही पंजीकरण है वो। वही है ना जी। और उसके प्रथम जो अध्यक्ष बने उस पंजीकृत संगठन के हाँ, अध्यक्ष थे ताराचंद साहू जी। फिर उसके बाद फिर अपना जो अच्छा तो ये इंदौर में हुआ क्या चीज? पंजीयन? नहीं, ग्वालियर में। तब ग्वालियर में नहीं पंजीयन बना था। का ठीक, कार्यालय का मुख्यालय होता था, हम्म। इसलिए पंजीयन ग्वालियर में हुआ था। ठीक। फिर बाद में जैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश बना, फिर छत्तीसगढ़ के नाम से चलने लगा। नहीं, तब भी संगठन का नाम छत्तीसगढ़ साहू संघ था। हाँ। और स्वर्गीय ताराचंद जी का देहावसान हुआ 1975 में। उसके बाद अभनपुर के जो विधायक होते थे स्वर्गीय नारायण राव अम्बिलकर जी, स्वतंत्रता सेनानी थे, वे छत्तीसगढ़ साहू संघ के अध्यक्ष बने। ओके। और वो 1980 तक छत्तीसगढ़ साहू संघ के अध्यक्ष हुए। मतलब ये नाम जो है वो पहले से आ गया था? जी हाँ, छत्तीसगढ़ साहू संघ का पंजीयन माने 1915 से ही छत्तीसगढ़ साहू संघ के नाम पे संगठित होना शुरू हुए थे। अच्छा। जो अभी तक चल रहा है। मजेदार बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 18 शाखाओं के साहू होते हैं। माने 18 प्रकार के साहू होते हैं। ये जो संगठन था ये वास्तव में एक फेडरेशन था। सभी साहू संघों का एक महासंघ था। अच्छा, है ना। जैसे नारायण राव अम्बिलकर जी ये तरहाने तेली समाज से आते थे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ साहू संघ के अध्यक्ष हुए। डॉक्टर सोमनाथ साहू राठौर समाज से आते हैं, लेकिन वो छत्तीसगढ़ साहू संघ के अध्यक्ष थे। एक एडवोकेट परसराम साहू हुआ करते थे, जो छत्तीसगढ़ साहू संघ के महामंत्री होते थे। वो हरदिया साहू समाज से आते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ साहू संघ में महामंत्री होते थे। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ साहू संघ वास्तव में छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार के जो तेली समाज की शाखाएं थी उन सब का संयुक्त संगठन था। पहले ये शुरुआत वैसा था। हाँ। पहले फिर अम्बिलकर जी के बाद में डॉक्टर सोमनाथ जी अध्यक्ष बने। डॉक्टर सोमनाथ जी के बाद में कुछ समय तक भिलाई के डॉक्टर मराखन लाल साहू जी अध्यक्ष रहे। पुनः डॉक्टर सोमनाथ जी अध्यक्ष बने। फिर 1993 में ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ साहू संघ के अध्यक्ष हुए और वो 2 कार्यकाल तक छत्तीसगढ़ साहू संघ के अध्यक्ष रहे। उसके बाद मुंगेली के थानेश्वर साहू अध्यक्ष हुए। उनके बाद 2 कार्यकाल तक रायपुर ग्रामीण के जो भी विधायक है मोतीलाल साहू, ये 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष रहे। इनके बाद धमतरी के विपिन साहू अध्यक्ष रहे। फिर बालोद के अर्जुन हिरवानी अध्यक्ष रहे। उनके बाद में बालोद के ही टहल सिंह साहू अध्यक्ष रहे और अभी डोंगरगांव के नीरेंद्र साहू इसके अध्यक्ष हैं। तब से आज तक छत्तीसगढ़ साहू संघ वास्तव में छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार के तेली समाज के शाखाओं का प्रतिनिधि संगठन है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ साहू संघ में ज्यादातर झेरिया ही हो चुके हैं। उसका कारण ये है कि आप छत्तीसगढ़ के जो सामाजिक संरचना है उस पे आप दृष्टि डालेंगे तो आपको सन 1820 से दस्तावेज मिलना शुरू होगा। अच्छा। सन 1818 में जब छत्तीसगढ़ को 12 साल के लीज में अंग्रेजों को सौंपा गया, मराठों ने अंग्रेजों को सौंपा 1818 में 1830 तक, तब छत्तीसगढ़ में सुपरिंटेंडेंट होके आए थे कर्नल एग्नू। तो कर्नल एग्नू ने रतनपुर राज्य के परिवारों की गणना कराई थी। उस गणना में तेली समाज की आबादी 8.5% थी। फिर उसके 110 साल बाद 1931 में अंग्रेजों ने कास्ट सेंसस कराई, जातिगत जनगणना कराई। उस गणना में तेली समाज की आबादी 9.6% निकली। माने तब से 110 साल में 1% की वृद्धि हो गई। कुल आबादी के 1% की वृद्धि हुई थी। फिर वही गणना अभी पिछले सरकार ने, बघेल सरकार ने QDC बना के कराया 2022 में। यद्यपि अधिकृत रूप से उसके आंकड़े जारी नहीं हुए, लेकिन समाचार पत्रों में जो आंकड़े छपे थे उसके अनुसार से वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो 11-12% साहू समाज की आबादी है, इनका प्रतिनिधि संगठन जिसको फेडरेशन भी कह सकते हैं, वह छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ है, पंजीकृत संस्था है। इसी तरह से अलग अलग शाखाओं के 5 अन्य पंजीकृत प्रदेश साहू संघ हैं
लेकिन उन संगठनों में सभी शाखाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अच्छा, वो उनका अपना है। उनका अलग अलग पंजीकृत संस्थाएं हैं, जैसे दुबेलिया साहू समाज का संगठन है, हरदिया साहू समाज का संगठन है, राठौर साहू समाज का संगठन है, कन्नौजिया साहू समाज का संगठन है, तरहाने तेली समाज का संगठन है, वैश्य साहू समाज का संगठन है, जो मूलतः उत्तर भारतीय होते हैं। इनमें से यदि आप जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो सर्वाधिक आबादी झरिया साहू समाज की है, और मैं मानता हूं कि इनकी आबादी 5 से 7% के बीच में है। दूसरे क्रम पर दुबेलिया साहू समाज का है। दुबेलिया साहू समाज मुख्यतः तेल घानी के व्यवसाय से जुड़ा रहा है, इसलिए इनकी आबादी बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग से होते ये वर्धा वाले ट्रैक में इनकी संख्या काफी अधिक है। तीसरे क्रम पर हरदिया साहू समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी रायपुर, धमतरी और धमधा क्षेत्र के आसपास में है। राठौर समाज की आबादी जांजगीर शक्ति जिला में है। कन्नौजिया समाज की आबादी बिलासपुर, जांजगीर क्षेत्र में है। इनके अलावा एक काफी चर्चा में विगत वर्ष रहा है कवर्धा का एक गांव में बड़ा भारी लोमहर्षक घटना हुआ था। वह वास्तव में वो मनपोता साहू लोगों के बीच का झगड़ा था। अग्निकांड हुआ ना, जला के मार डाले। अच्छा, राइट। वो मनपोता साहू लोगों के बीच का झगड़ा था। हाँ। मनपोता साहू माने तेली समाज के वे पुरखे जो घानी में तेल निकालने के साथ साथ शराब बनाने का काम करते थे। अच्छा, उनको मनपोता साहू कहा जाता है। इस प्रकार से अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 18 प्रकार के साहू हैं, और जनसंख्या के दृष्टि से झरिया समाज की आबादी सर्वाधिक है। आज से 10 साल पहले जब साहू समाज के 11 विधायक हुआ करते थे, उसमें से एक विधायक हरदिया साहू समाज से होते थे, नंद कुमार साहू, और दूसरी विधायक होती थी राठौर समाज से सरोजा राठौर। पहले भी राठौर समाज से विधायक हुआ करते थे, लेकिन अभी तक झरिया, हरदिया, राठौर और तरहाने तेली समाज से अम्बेलकर जी विधायक होते थे। इनके अलावा शेष फिरकों को अवसर नहीं मिला है। जैसे दुबेलिया समाज से भी किसी को अवसर नहीं मिला है। कोई उत्तर भारतीय साहू समाज का कोई व्यक्ति नहीं बन पाए हैं, और दूसरे जो फिरके हैं वो स्थानीय स्तर पर कम आबादी वाले हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुसंख्यक होने के नाते राजनीति में झरिया साहू लोगों का वर्चस्व दिखता है। अभी तक साहू समाज से जितने सांसद हुए हैं, चंद्रशेखर साहू, ताराचंद साहू, चंदूलाल साहू, चुन्नी लाल साहू, और अभी तोखन साहू हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, अरुण साहू सांसद थे, सभी संभवतः झरिया शाखा से ही हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई झरिया शाखा से बाहर के होंगे। और अभी जो 12 विधायक हैं, इनमें भी मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 10 विधायक तो झरिया शाखा से ही हैं, 1-2 इधर उधर से हो सकते हैं। तो वर्चस्व झरिया साहू लोगों की ही है। एक अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ साहू संघ ने 1964-65 में महासमुंद जिला के भीखापाली गांव में एक छत्तीसगढ़ स्तरीय 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। उसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न शाखाओं के बीच वैवाहिक संबंधों को लेकर गंभीर चिंतन हुआ था, और उसमें फैसला लिया गया था कि छत्तीसगढ़ साहू संघ शाखा भेद को नहीं मानेगी और सभी शाखाओं के लोगों को आपस में विवाह करने की अनुमति देती है। तब से छिटपुट विभिन्न शाखाओं के बीच में विवाह होते रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कम होते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अंतर शाखा विवाह होता है और कोई बंदिश नहीं है। इस बीच में प्रोफेसर सर, हमारी जो ये है तेली समाज की जो आराध्य है कर्मा माता जी, तो उनका प्रसंग कहाँ पर आता है और कैसे आता है? देखिए, कर्मा माता को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम देखेंगे तो ये एक लोक देवी है। मैं नहीं समझता हूं कि किसी एक जाति में ही कर्मा माता हुई है। मेरी जानकारी में देश भर में अभी 5 कर्मा माताएं प्रचलन में हैं। अच्छा, जिसमें से 2-3 कर्मा माताएं राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में हैं। एक कर्मा माता छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में ही एक कर्मा माता और प्रसंग मिलता है जिसका मंदिर पुरी में है। पुरी में स्वर्ग द्वार नाम का एक स्थान है समुद्र के किनारे में, वहां एक प्राचीन कर्मा माता की एक गुड़ी है। तो आरंग राजिम नवापारा के सही समाज का ये दावा है कि 17वीं सदी में कर्माबाई नाम की एक महिला राजिम में आई थी नदी मार्ग से। उनके बीच वो कुछ दिन रही और उसके बाद वो पूरी धाम के लिए प्रस्थान कर गई थी, और उसके साथ में बड़ी संख्या में यहाँ से उनके भक्त लोग वहाँ गए थे। और उसी कर्मा माता का जो बाद में पूरी के आश्रम की अधीक्षक हुई, उसके स्मृति में
उनके पूर्वजों ने एक मंदिर का निर्माण कराया है। नवापारा में नदी के किनारे पर सहित समाज का कर्मा माता एक मंदिर भी है, जो बोलते हैं वो प्राचीन गुड़ी है। उसी स्थान पर कर्मा माता रुकी थी। अब उस मंदिर का काफी सौंदर्यीकरण हो चुका है, काफी भव्य बन चुका है। ये तो सहित समाज की कर्मा माता हुई। इसके अलावा कर्मा पूजा की परंपरा यहाँ के जनजाति समाज में व्याप्त है। अनेक जनजातियों समाज में है। कर्मा पूजा के नाम पे होता है, कर्मा नृत्य होता है, कर्मा आरती जो है वो। अब रह गया सवाल उस कर्मा माता का, जिसका छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अभी मान्यता बढ़ रहा है। उस कर्मा माता के बारे में कहा जाता है कि वो 11वीं सदी की थी, 10वीं 11वीं सदी की, और उसका जन्म झांसी में हुआ था। नरवर में ब्याही गई थी। नरवर में उसने सामाजिक आंदोलन किया सामंतवाद के विरोध में, और सामंतवादी परंपरा से समाज को वो मुक्ति दिलाई। लेकिन वहां न रुककर वो राजस्थान की ओर, नागौर की ओर प्रस्थान कर गई, और वहां से वो वैराग्य लेकर पूरी धाम पहुंच गई थी, जहां उसको निर्वाण प्राप्त हुआ। अच्छा। इस प्रकार से दो कर्मा माताओं का पूरी से संबंध है। अब ये जो कर्मा माता नरवर वाली थी, कुछ लोगों का ये मानना है कि वह कर्मा माता राजिम में भी आई थी। तो ये भी संभव है कि राजिम में पहले कर्मा माता 11वीं सदी में आई हो, क्योंकि यहाँ तब राजिम लोचन का मंदिर था। राजिम भक्तिन मंदिर का स्थान था, जिसका संबंध तेली समाज से है। ये इस कर्मा माता का भी संबंध तेली समाज से है। तो संभव है कि कर्मा माता यहाँ राजिम आई रही हो, और राजिम में से वो पूरी दर्शन के बाद पूरी गई हो। लेकिन हमारे पास तो फिलहाल उसका कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। लेकिन लोक कथाओं में नरवर वाली कर्मा माता का राजिम आने का उल्लेख मिलता है। अच्छा, तो जैसे हम राजिम माता की जैसे बात करते हैं जी, तो राजिम माता वो अलग है, और अच्छा, एक राजिम माता के साथ साथ एक तेलिंदाई, उनकी एक कहानी आती है। देखिए, इतिहास की ओर जाएं तो जो पुराने ग्रंथ हैं, खास करके अलेक्जेंडर कनिंगम जो हुए अंग्रेजों के समय के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, उनके पुराने रिपोर्ट में जाएं, जो 1881-82 में प्रकाशित हुए हैं, उन्होंने तेलिन माता के मंदिर का और तेलिन माता के उपस्थिति का बहुत ही दमदारी से जिक्र किया है। ओके। और उसके अनुसार से उस तेलिन माता का नाम राजिम, राजीव या राजू था। अच्छा। तो उनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम बताए होंगे। किसी ने राजिम कहा, किसी ने राजीव कहा, और किसी ने राजू कहा। अब कहानी ये होता है कि वो जो तेलिन माता जो भक्तिन थी, उसको भगवान से वरदान था कि जो नगर बसे वो उसके नाम पर हो, और जो भगवान स्थापित हो उसके नाम के साथ भी उसका नाम जुड़े। अब चूंकि नगर का नाम राजिम है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस तेलिन माता का नाम राजिम ही माना जाएगा। यदि देवता का नाम लोचन है, तो यदि राजिम तेलिन का नाम जोड़ता है, इसलिए वो राजिम लोचन कहलाया। कालांतर में विष्णु देव की स्थापना के बाद और लोग राजीव लोचन कहने लगे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि राजिम लोचन ही प्राचीन नाम है। उसके पहले विलासतुंग के समय नारायण था, विष्णु मंदिर था। उसके बाद वो राजिम लोचन मंदिर बना। राजिम लोचन मंदिर के बाद जब विष्णु स्थापित हो गए तो वो राजीव लोचन मंदिर भी कहलाने लग गया। तो तेलिन माता और राजिम माता दोनों एक ही दिव्य भक्त महिला का नाम है, एक ही महिला, एक ही है। प्रोफेसर सर, इस बीच में दानवीर भामाशाह जो है, जिसका हम अक्सर नारा भी लेते हैं और उनको अपने समाज का एक आदर्श या लेकर के चलते ही हैं, उनका एक बार प्रसंग कहाँ से कैसे आता है वो बताइएगा। देखिए, मैं 1984 में छत्तीसगढ़ साहू संघ में दायित्व में आया। तब तक छत्तीसगढ़ में कर्मा जयंती तो मनाया जाता था। राजिम में राजिम जयंती का भी छोटा मोटा आयोजन होता था। दानवीर भामाशाह का कोई बहुत बड़ा जयंती मनाए, कुछ शोभा कार्यक्रम करें, ऐसा नहीं था। नाम उस समय अवश्य सुनते थे दानवीर भामाशाह का कि वो तेली वंश के थे। तब से मैं दानवीर भामाशाह को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, और जितने साहित्य मुझे सोशल मीडिया में मिल सकते हैं, इंटरनेट में उपलब्ध हैं। इसके अलावा मैं राजस्थान से कुछ पुस्तकें मंगवाया, जैन साहित्य भी मंगवाए। उसमें जो वर्णन है उसके अनुसार से दानवीर भामाशाह ओसवाल गोत्र के जैन थे। ओसवाल गोत्र? हाँ, ओसवाल गोत्र के जैन थे। अच्छा, गोत्र है वो? हाँ, ओसवाल गोत्र है, ओसवाल गोत्र के जैन। अब सवाल ये उठता है कि जो जैन में कौन कौन से लोग होते हैं? तो जैन में तो जाति प्रथा नहीं है, जैन में कोई भी व्यक्ति जैनी हो सकता है। अच्छा। तो ये भी संभव है कि
भामाशाह के पूर्वज तेली रहे हों या तेल के व्यापारी रहे हों, अब बाद में उनने जैन मत स्वीकार कर लिया हो और ओसवाल गोत्र में शामिल कर लिए गए हों, लेकिन इसका प्रमाण मुझे अभी तक नहीं मिला है कि भामाशाह के पूर्वज तेली थे या नहीं थे। इसका मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वो ओसवाल गोत्र के थे। अब दूसरी बात आ जाइए, भामाशाह के ने जो संपत्ति दान करी महाराणा प्रताप को, तो मैंने पढ़ा कि भामाशाह को उसके विवाह में 9 करोड़ की संपत्ति मिली थी। अच्छा। उसके ससुराल से। नाहटा कोई परिवार थे जहां उसका विवाह हुआ था, वो माता पिता की अकेली संतान थी, तो उसको उस जमाने में 9 करोड़ की संपत्ति मिली। तब के जमाने में तो भामाशाह के पास अकुत संपत्ति था। दूसरा विवरण ये भी मिलता है कि जब मुगल सेना चित्तौड़ में आक्रमण करने पहुंची थी, युद्ध प्रारंभ हो चुका था, उस दौरान मालवा का बादशाह का प्रतिनिधि था, सूबेदार, वो भी चित्तौड़ गया हुआ था सेना लेके। और जैसे वहां का चित्तौड़ का युद्ध समाप्त हुआ, मुगल सेना विश्राम कर रही थी चित्तौड़ में, दानवीर भामाशाह और उसका भाई, वो दोनों यहां से अपनी जंगली सेना लेके मालवा के ऊपर आक्रमण कर दिया। और मालवा में सेना थी ही नहीं, मालवा को जीत लिए और मालवा की पूरा खजाना को वो ले आए। और उन्हीं सब संपत्तियों को दोनों भाई ताराचंद शाह, ये भाई का नाम था ताराचंद शाह, तो ताराचंद शाह और भामाशाह इन दोनों ने मालवा को जीत के मालवा का सारा खजाना लाया और उसी खजाने को महाराणा प्रताप को उन्होंने अर्पित किया था। अच्छा, है ना। तो वो इतने बड़े दानवीर थे कि उन्हें अपनी संपत्ति, धन, युद्ध में जीते हुए संपत्ति, एक अकूत संपत्ति को राणा प्रताप को समर्पित किया। तो उस दौर के वो सबसे बड़े दानी थे। अब चूंकि हमको हमारे समाज में बहुत सारे भवन निर्माण के कार्य करने थे, हमको भी दानदाताओं की जरूरत थी, तो लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए दानवीर भामाशाह की कहानी सुनाया करते थे। अच्छा। कि देखो दानवीर भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति समाज के हित में दे दिया, देश के हित में दे दिया। तो कहानी सुन के हमारे समाज के लोग भी अपनी संपत्ति समाज को दान करने लगे और ये धीरे धीरे दानवीर भामाशाह का प्रचार समाज में बढ़ गया। लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर मैं यह कह सकूं कि दानवीर भामाशाह तेली थे या नहीं थे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और आज तो प्रचलन इतना हो गया है कि दानवीर भामाशाह राजकीय पुरस्कार में है। हाँ, पुरस्कार में भी है और अपने में भी है ना। हाँ। दानदाता का एक भाई वो सर्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हाँ। उन्होंने अपनी संपत्ति के साथ साथ वीरता से जो भी संपत्ति अर्जित करी थी सबका सब उनने समर्पित कर दिया था महाराणा प्रताप को। और महाराणा प्रताप तो देश के लिए लड़ रहे थे ना। हाँ। तो देश के लिए जो परिवार इतनी बड़ी कुर्बानी दे तो स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करना ही चाहिए। जी। प्रोफेसर सर, अभी जैसे महात्मा गांधी जी जो है, तो एक संदर्भ उनका भी आता है कि वो तेली समाज से है और कहीं ना कहीं उनके पोते ने भी ये सार्वजनिक रूप से कहा भी। तो मैं आपका उस विषय पर चाहूँगा कि देखिए, महात्मा जी के बारे में मेरा अध्ययन जो कहता है, हाँ, उसके अनुसार से महात्मा गांधी के पूर्वज सनातनी थे, व्यापारी थे, इसलिए वैश्य थे। उनके पूर्वज परचून का व्यवसाय करते थे। परचून के व्यवसाय में द्रव्य का भी भूमिका होता है, तेल का भी भूमिका होता है, लेकिन वो सुगंधित तेल का व्यापार करते थे। इसलिए उनके पूर्वजों के साथ में सुगंधी उपनाम जुड़ा हुआ था। सुगंधी और सुगंधी से फिर छोटा होकर गंधी हो गया और गंधी से फिर अपभ्रंश होकर वो गांधी हो गया। तो सुगंधी से गंधी, गंधी से गांधी। ठीक है। अब गांधी का मतलब सुगंधित तेल का व्यापारी। अब सवाल ये है कि वो किस जाति के थे, है ना। तो महात्मा गांधी जी अपने भाषणों में, अपने लेखों में वो जिक्र किया करते थे कि मैं कभी तेली बनूंगा तो मैं रोज कमाने खाने वाला तेली नहीं बनूंगा, मैं उद्योगपति तेली बनूंगा और लोगों को रोजगार दूंगा। ये अक्सर वो कहा करते थे। तो लोगों को ये संकेत मिला कि महात्मा जी भी तेली ही थे, तभी तो बार बार तेली का उल्लेख करते हैं और उनका गांधी उपनाम है जो तेल से संबंध रखता है। तो लोगों ने माना कि वो तेली ही थे। दूसरा प्रसंग ये आता है कि महात्मा जी जब कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए तो उनके इंग्लैंड जाने पर
उस समय के समाज ने रोक लगाया हाँ। और गांधी जी नहीं माने और इंग्लैंड चले गए तो उनके पूरे परिवार को जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। गांधी जी जात बहिष्कृत हो गए, वापस आए, उनसे कहा गया कि वो समाज से माफी मांगे। उनने कहा कि यदि सनातन धर्म ये कहता है कि समुद्र यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट होता है तो मैं उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने साबरमती में स्नान किया प्रायश्चित के लिए। लेकिन यदि मेरे समुद्र यात्रा से मेरा जाति भ्रष्ट होता हो उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। और गांधी जी आजीवन सामाजिक बहिष्कार का पालन करते रहे। अपने भाई अपने बहनों के घर वो जाते थे तो लोटा में पानी लेके जाते थे वो, और अपना पानी पीते थे। इस ईमानदारी से उन्होंने सामाजिक बहिष्कार का पालन किया। अच्छा। उन्होंने अपने सारे पुत्र पुत्रियों का विवाह विभिन्न जातियों पंथों के बीच में करवा दिया। अच्छा। इसलिए गांधी जी का वास्तव में क्या जाति थी प्रामाणिक तौर पे कहना बहुत कठिन है। लेकिन उनके जो पड़पोते हैं तुषार गांधी 1995 में भुवनेश्वर में अखिल भारतीय तैलिक महासभा का सम्मेलन हुआ था। उसमें वो अतिथि आमंत्रित थे, वो आए थे। और वहां उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हमारे पूर्वज तेली ही थे। उनके उस भाषण के बाद से पूरे भारत के साहू संगठनों ने स्वीकार कर लिया कि महात्मा गांधी तेली ही थे। इतनी सी बात है ये। अब वो थे नहीं थे क्या थे आज के तारीख में ढूंढना बहुत कठिन है। या जिनके तुषार जी से कोई संबंध हो तो तुषार जी के पास कोई प्रमाण हो तो उस प्रमाण को देखा जा सकता है। अच्छा प्रोफेसर सर, पहले जो ये वर्ण व्यवस्था हो चाहे जातिगत जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कार्य को देख करके था, और तेली जाति मतलब फिर वो तेल का जो व्यापार है उस पर आधारित है। लेकिन आज अगर हम वर्तमान परिस्थिति में देखें तो तेली जो वंश है इसमें तेल का व्यापारी नहीं है। देखिए उसका कारण ये है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो सबसे पहले उन्होंने व्यापारी के रूप में आए थे। हाँ। कोई शासक के रूप में तो आए नहीं थे। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए देसी उद्योग धंधों को उन्हें खत्म करना शुरू किया। ठीक। तो तेल का व्यवसाय तब भारत का सबसे समृद्ध कुटीर उद्योग था। भारत में औसत आप देखेंगे, हमारे नेता भले बोलते हैं इतने इतने प्रतिशत तेली करके, मैं मानता हूं तेली समाज की आबादी 4-5% से अधिक नहीं है। तो 4-5% तेली आबादी तिलहन का उत्पादन करते थे, तेल का उत्पादन करते थे, और शेष 95% समाज को आपूर्ति किया करते थे। तो चूंकि ये तिलहन के उत्पादन से लेकर तेल उत्पादन तक एक नेटवर्क एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित होता था, इसलिए ये बड़ा समृद्ध व्यवसाय था। तो अंग्रेज चाहते थे, सारे उद्योगों को नष्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने तेल के व्यापार को भी नष्ट किया और उन्होंने बड़े बड़े ऑयल मिल डाले। गैर तेली जो उस समय उद्योगपति थे, कुटीर उद्योग कर चलाने वाला आदमी तो करोड़ों रुपया नहीं लगा सकता ना व्यवसाय में, उनने दिगर व्यवसाय के लोगों को तेल के व्यवसाय में डाल दिया। जो तेल घानी में बनता था वो कारखाने में बनने लगे, और जो कारखाने में बनने लगे तो तिलहन से तेल के उत्पादन की मात्रा बढ़ गई और लागत भी घट गया। तो सस्ते दरों में तेल बाजार में उपलब्ध हो गया। तो लोगों ने घानी का निकला हुआ महंगा तेल सेवन करने के बजाय कारखाना से निकला हुआ सस्ता तेल सेवन करने लग गए। अब ये जब हुआ तो कुटीर उद्योग नष्ट हो गया। अब बार बार ये तेली समाज के भीतर एक चर्चा चलती है, तेल घानी उद्योग को बढ़ावा दो। तो भाई तेल घानी उद्योग को बढ़ावा तो जनता देगी ना। जनता यदि शुद्ध तेल खाना चाहती है तो घानी उद्योग को फिर प्रारंभ करें, हर गांव में एक घानी की स्थापना करें, 150 परिवार मिलकर एक घानी चलाएं। और शासन जो है जैसे दिगर छोटे छोटे कार्यों के लिए सहकारिता के क्षेत्र में जो आर्थिक सहयोग करती है वो घानी उद्योग के लिए भी करे। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको कोई व्यापक सरकार के नीति के रूप में जबरन के कराया जाए, ये उचित नहीं है। जनता को आप जागरूक करिए, समिति बनाइए उपभोग करने वालों की, और घानी उद्योग लगाइए आप गाँव में, अब मिल बांट के ओरिजिनल तेल निकालिए। आप बाजार का मिलावटी तेल क्यों खा के बीमार पड़ेंगे? आपको स्वस्थ रहना है, स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता लाए लोगों में, और शुद्ध तेल अपने गांव में बनाएं और अपने गांव के तेल का उपयोग करें। अच्छा प्रोफेसर सर, अधिकतर ये अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जब भी आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं भी तेली हूँ और मैं भी साहू समाज से आता हूँ, तो इस पर आपका मैं टिप्पणी चाहूँगा। देखिए
सबसे पहले 1954 में भारत के पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए काका कालेलकर आयोग बना। काका कालेलकर आयोग ने तेली जाति को पिछड़ों की श्रेणी में रखा। वो रिपोर्ट कभी लागू नहीं हुआ। विपक्षी दल, खास करके समाजवादी लोग, कालेलकर आयोग के रिपोर्ट को लागू करने की मांग करते रहे। और जब 1977 में जनता पार्टी बनी तो उनके जो घोषणा पत्र का वो प्रमुख हिस्सा बन गया कि हम पिछड़ों को अवसर देंगे। और जनता सरकार बनी तो मंडल आयोग का गठन हुआ। उस मंडल आयोग ने जो पिछड़ी जातियों की जो सूची बनाई उसमें उन्होंने तेली जाति को शामिल किया। उस सूची में साहू नहीं था। अच्छा। उस सूची में साहू नहीं था। उसी तरीके से मोदी भी नहीं था। तो जब 1993 में मंडल आयोग की अनुशंसा लागू कर दी गई और छत्तीसगढ़ में जो तेली अपने सरकारी दस्तावेजों में तेली न लिखवा के साहू लिखवाए थे, उनको प्रमाण पत्र लेने की दिक्कत होने लगी। तो उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री जागेश्वर साहू जी थे। उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आवेदन किया कि भाई ये साहू शब्द को जोड़ा जाए। ठीक इसी तरीके से गुजरात के मोदी समाज ने भी आवेदन किया था कि हमको तेली श्रेणी में शामिल किया जाए। दोनों प्रकरण की सुनवाई चली थी और दो सुनवाई में मैं स्वयं उपस्थित हुआ था जागेश्वर जी के साथ, इसलिए मुझे घटनाक्रम मालूम है। अक्षय भाई करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, वे इस प्रकरण की सुनवाई कर रहे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने छत्तीसगढ़ में और गुजरात में सर्वेक्षण करवाया, परीक्षण करवाया और ये पाया कि यहाँ के जो साहू हैं वो तेली ही हैं। तो उन्होंने एक अध्यादेश निकाला, अधिसूचना निकाला और साहू शब्द को तेली समूह में डाल दिया। अन्यथा छत्तीसगढ़ से तेली राठौर दो ही थे, अब उसमें तेली राठौर और साहू भी हो गया। उसी तरीके से गुजरात में जो तेली समूह की जाति थी उसमें तेली के साथ में मौद घांची भी शामिल हो। अब मोदी जी मौद घांची जाति के हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट कहता है कि वो तेली जाति के का ही है। इसलिए भाई अब आयोग कहता है कि वो तेली जाति के हैं तो हम मानते हैं कि वो तेली जाति के हैं। और उनका भी एक राजपत्र 1997-98 में प्रकाशित हुआ था। मेरे पास उस राजपत्र की कॉपी है। ये जो कुछ दल वाले ये कहते हैं कि मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को पिछड़े में शामिल करा लिए, ये गलत है। मोदी जाति को तेली समूह में तब शामिल किया गया था जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। उनके शामिल होने के बाद में वो मुख्यमंत्री बने थे। तो मुख्यमंत्री उनके बनने के पहले ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मौद घांची जाति को तेली समूह के श्रेणी में शामिल कर चुका था। तो दोस्तों, आज का जो चर्चा है ये तो पूर्ण रूप से हम तेली समाज के ऊपर एक ओवरव्यू की तरह है कि इसमें हमने आज सामाजिक जो क्रम है ये कैसे शुरुआत हुई और किस तरीके से आगे बढ़ा है, ये क्रम को हमने एक चर्चा किया है। अभी आने वाले जो हमारे एपिसोड होंगे उसमें हम और भी चर्चा करेंगे विस्तार से, जिसमें राजनीतिक सफर जो है वो शामिल करेंगे, प्रशासनिक जो हमारे तेली समाज के हैं वो सब शामिल होंगे, और इसके अलावा जो कलात्मक क्षेत्र के जो हमारा तेली वंश है उन सभी को हम धीरे धीरे शोध करेंगे, अध्ययन करेंगे और इस चर्चा में शामिल करेंगे। तो अभी तो इस एपिसोड के लिए हम यहीं पर समापन कर रहे हैं। सर, प्रोफेसर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चर्चा में शामिल हुए और कहीं ना कहीं बहुत एक गंभीर विषय है कि लोगों को अपना जो इतिहास है उसकी जानकारी नहीं है, और जब तक एक कहा गया है कि जब तक हमको अपनी इतिहास की जानकारी नहीं होगी तब तक हम सम्मान से या गर्व से नहीं कह पाएंगे कि हमारा ये इतिहास रहा है या हमने ऐसा कुछ हमारे पूर्वजों ने किया है, देश में हमारा ये योगदान है। तो इस चीज पर प्रकाश डालने के लिए सर आपने बहुत बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय दिए, और आगे इस चर्चा को और भी करेंगे। आप देखते रहिए सर्वतेली मंच का यह सीरीज। मैं आपके साथ योगेश कुमार फिर मिलूंगा अगले सीरीज में। धन्यवाद।